हेलो, वेलकम टू रेंगिस्तान। यूनिट 4 आज हम शुरू कर रहे हैं, जिसका टॉपिक 1 है फूड प्रिजर्वेशन, उसके प्रिंसिपल्स और उसके मेथड्स। ये पूरा का पूरा यूनिट ही फूड प्रिजर्वेशन, उसकी टेक्निक से रिलेटेड, रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड, किस किस टाइप से पैकेजिंग की जाती है, इससे रिलेटेड पूरा का पूरा ये यूनिट है, जिसमें खासकर टॉपिक 1 और टॉपिक 2 एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल्स और मेथड्स दिए गए हैं, वहीं टॉपिक 2 में थर्मल टेक्निक और नॉन थर्मल टेक्निक प्रिजर्वेशन की ये दी हुई हैं। इनको हम समझेंगे तो इसको हम प्रॉपर तरीके से समझते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है कि फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है। ये बेटा एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम सूक्ष्म जीव या फिर केमिकल जो रिएक्शंस होती हैं वो, इनसे हम खाने को लंबे समय तक बचा कर रखते हैं, जिससे उसकी गुणवत्ता, उसकी स्वाद और उसका पोषण ये सब कुछ बना रहता है, यानी कि उसके न्यूट्रिशंस भी ख़राब नहीं होते। ये पैकेट्स के जितने भी फूड हैं जिनको हमने फूड प्रिजर्वेशन की टेक्निक से प्रिजर्वेटिव्स मिला करके हमने बनाया हुआ है, ये बहुत लंबे समय तक ये नहीं टिक पाते। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान के चलिए मैंगो है, ये आपका सिर्फ 2 से 3 महीने का सीजनल फ्रूट होता है, लेकिन हम इसे साल भर खा सकते हैं। कैसे? हम जेली के रूप में, मुरब्बा के रूप में, जैम के रूप में, या फिर फ्रूटी वगैरह आप पीते हो, जो पैक जूस रहते हैं उनके फॉर्म में आप ले सकते हो। तो इनको प्रिजर्वेटिव की अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, जिनके माध्यम से ही हम इस खाने को इतने लंबे समय तक रख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें पॉसिबल होती हैं केवल फूड प्रिजर्वेशन की वजह से। मतलब फूड प्रिजर्वेशन खाना ख़राब होने से बचाना और उसको लंबे समय तक अच्छा रखना, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि उसमें कोई उसकी जो न्यूट्रिशनल, जो उसके न्यूट्रिशियस वैल्यू है वो भी कम ना हो, और उसका टेस्ट, उसका स्वाद, ये सारी की सारी चीज़ें भी ना बदलें। इसी को हम फूड प्रिजर्वेशन कहते हैं। अब यहाँ पे आपको दिए हुए नीचे कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन क्या क्या हैं। बहुत आसान है, आप समझ सकते हो। पहला है भोजन को ख़राब होने से बचाना। किससे बचाना है? माइक्रोब से बचाना है, एंजाइम से बचाना है, और केमिकल रिएक्शंस हो जाती हैं। कभी हीट ज़्यादा, कभी टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, कभी किसी को टेम्परेचर कम चाहिए। ये जैसे ही चेंजेस होते हैं तो केमिकल रिएक्शन होने लग जाती है। उसकी सेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करना, उसकी लाइफ को बढ़ाना, ये कई दिनों में बढ़ा सकते हैं हम। कुछ टेक्निक ऐसी हैं जो महीनों तक बढ़ा देते हैं, कुछ टेक्निक ऐसी हैं जो सालों तक इसको बढ़ा करके रखा जा सकता है। कुछ फूड बॉर्न डिसीजेस होती हैं, मैंने आपको पढ़ाया था यूनिट 2 में, सैल्मोनेला, लिस्टीरिया, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, जो टॉक्सिन्स बनाते हैं। तो इसकी वजह से इनसे खाने को सुरक्षित रखना, ह्यूमन लाइफ को सुरक्षित रखना, ये भी इसका एक उद्देश्य होता है। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे एंश्योर फूड सिक्योरिटी। यहाँ पे था एंश्योर फूड सेफ्टी, और यहाँ है एंश्योर फूड सिक्योरिटी, यानी कि जो वेस्टेज है खाने का वो ख़राब होने से बचाना। जितना ज़्यादा खाना हम बचा पाएंगे उतने ही ज़्यादा लोगों का हम पेट भर पाएंगे। तो फूड वेस्टेज को बचाना भी हमारा यहाँ पे मेन एक इसका ऑब्जेक्टिव है। मेक सीजनल फूड्स अवेलेबल ईयर अराउंड, बहुत बेसिक है। जैसे एग्जांपल के लिए मटर होती है, अब फ्रोजन मटर आप पूरे के पूरे साल भर कभी भी आप इसको ले सकते हैं, खा सकते हैं, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट है हमारा फैसिलिटेट स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेड, परिवहन, भंडारण, इनको सरल बनाना। ये भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है। याद रखना, यहाँ से एक सवाल आपसे बन सकता है, ऑब्जेक्टिव्स इसके क्या क्या हैं फूड प्रिजर्वेशन के। तो यहाँ तक हमने समझ लिया कि फूड प्रिजर्वेशन क्या है। एक ऐसी टेक्निक है जिसके द्वारा भोजन को सूक्ष्म जीवों जैसे एंजाइम्स, कीट और रासायनिक परिवर्तन हैं, केमिकल रिएक्शंस हैं, इनसे इनको बचा के रखना। इसकी गुणवत्ता, इसका पोषण, इसका टेस्ट, इसको बरकरार बनाए रखना, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हो सकते हैं वो हमने यहाँ पे पढ़े। चलिए, यहाँ पे एक लाइन है, FAO एस्टिमेट्स, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ये रोम में है। इसने बताया कि 1/3 जो फूड प्रोड्यूस्ड है ग्लोबली, ये वेस्ट हो जाता है। किसकी वजह से? पुअर प्रिजर्वेशन टेक्निक्स की वजह से। तो सोचिए अगर इस खाने को हम बचा पाएंगे तो बहुत सारे लोग जो भुखमरी से मर जाते हैं उनको हम बचाया जा सकता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है हमारा सेकंड पॉइंट, कॉजेस ऑफ फूड स्पॉइल्स, भोजन खराब होने के कारण क्या क्या हैं। मैंने आपको बताया था, पहला हम पढ़ेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सूक्ष्म जीव। सेकंड है हमारा एंजाइमेटिक, ये कारण हो सकता है। और थर्ड है हमारा केमिकल रिएक्शन, रासायनिक कारण जिनकी वजह से खाना खराब होता है। और लास्ट है हमारा फिजिकल डैमेज, यानी कि भौतिक कारण इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो समझो, सबसे पहले देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बायोलॉजिकल स्पॉइलेज में क्या देखेंगे आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवों के कारण क्या क्या खाना खराब होता है। पहले हम बैक्टीरिया देखेंगे, जिसमें मैंने आपको ई कोलाई, सैल्मोनेला, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनियम बताया था। ये सारे के सारे हैं जो खाने को ख़राब करते हैं। फूड स्पॉइलेज, खाना खराब होने के कारण क्या हैं, तो आप देखेंगे बैक्टीरियाज में ये ख़राब करते हैं। ईस्ट में जब आप देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपको
ब्रेड, एल्कोहल, स्पॉइलेज ऑफ सिरप, इनको ख़राब करता है ईस्ट, जैसे कि जूस को खट्टा बना देना, ठीक है। बाकी है हमारा मोल्ड, ये ब्रेड पे ग्रो करता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको एक बताया था एस्परगिलस, ये अफ्लाटॉक्सिन नाम का ये टॉक्सिन यानी जहर बनाता है, ठीक है। ये भी है, इससे भी हमको बचाना रहता है। बाकी इसके अलावा जैसे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखे, ऐसे ही में एक और देखना है इंसेक्ट्स एंड रोडेंट्स, कीट और चूहे, ये भी क्या करते हैं, प्रदूषित कर देते हैं इसको और खाने को डैमेज कर देते हैं, कंटेमिनेशन भी करते हैं और डैमेज भी करते हैं, ठीक है। चलिए इतना यहाँ तक समझ लिया होगा। तो ये हमने देखा खाना खराब होने के बायोलॉजिकल जैविक कारण कौन कौन से हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को समझा और इंसेक्ट्स को देखा। सेकंड है एंजाइमेटिक स्पॉइलेज, एंजाइम्स की वजह से कौन कौन खराब होते हैं समझो। जानते हो कि एंजाइम्स खाने के अंदर भी मौजूद होते हैं, ठीक है। तो वही जब उनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तय मात्रा से जब ज़्यादा हो जाती है, तो वो खाने को जल्दी जल्दी ख़राब कर देते हैं, ठीक है। इनमें से 3 हमें मेनली याद रखने हैं। एक है पॉलीफिनॉइल ऑक्सीडेज, ये क्या करता है, आपने कभी देखा होगा सेब को आधा काट के छोड़ दिया, आलू को आधा काट के छोड़ दिया, थोड़े समय में वो काला पड़ जाता है, ठीक है, ब्राउनिंग हो जाती है उस पर, देखिए। तो ये होता है पॉलीफिनॉइल ऑक्सीडेज, इससे बचाना, ठीक है। सेकंड है आपका लाइबेज, लेकिन आपने देखा होगा कि जो लेकिन आपने देखा होगा जब आप लेज़ खाते हैं, वो भी तो आलू की ही बनी रहती है, आप उसको कितनी भी देर रख दीजिए, या पता नहीं आप जो खा रहे हो वो कितने दिन पहले बनाया गया है, क्या वो कहीं काला पड़ता है क्या उसकी लेयर, बिल्कुल नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि इसमें प्रॉपर तरीके से फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है उसमें, ठीक है, प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जाते हैं, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें करना इसमें हम सीखते हैं। सेकंड है लाइपेज, लाइपेज क्या करता है बताओ, जो फैट होता है उसको ब्रेक डाउन कर देता है, फैट को तोड़ देता है, ठीक है। इसी से बनती है रैंसिडिटी, जब ये ज़्यादा तोड़ता है तो रैंसिडिटी बन जाती है, ठीक है। इससे हमें ख़राब गंध जो है आती है उसमें, ठीक है। पैक्ड वाला जब आप मिल्क लेकर के आते हो तो वो कई दिन तक आप रखा हुआ लेकर के आते हो, घर पे भी आप उसको 1-2 दिन रख लेते हो, उसके बाद भी उसमें रैंसिडिटी नहीं आती है ना। क्यों? क्योंकि वो बहुत अच्छे तरीके से उसको पाश्चराइज किया जाता है और उसको प्रॉपर तरीके से पैक किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एक है प्रोटीज़, है ना, इसमें लिखा है प्रोटीज़ क्या करता है बताइए, ये मांस मछली जो रहता है, मीट और फिश, इनमें सड़न पैदा कर देता है, सड़न पैदा करता है, गला देता है उसको, और गंदी स्मेल भी देता है, खाने लायक वो चीज़ें नहीं रहती हैं, ठीक है। तो ये एंजाइम के स्पॉइलेज को हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। इनको आप याद रखेंगे, सिंपल ये चीज़ें बताता जा रहा हूँ, पहले इतना सुनते जाइए फिर बताता हूँ आपको कि और क्या चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। केमिकल स्पॉइलेज कौन से होते हैं, जैसे ऑक्सीडेशन होना, रेंसिडिटी इन फैट्स एंड ऑयल्स, डिस्ट्रक्शन ऑफ विटामिन ए एंड ई। सिंपल है, इसका कहने का मतलब ये है कि जहाँ ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीकरण हो जाना, ऑक्सीकरण यानी कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो उससे ऑक्सीडेशन होता है और उससे रेंसिडिटी हो जाती है, और इससे विटामिन ए और ई ये इसके नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, समझो इसको, जैसे शुगर प्लस अमीनो एसिड ये दोनों जब मिल जाएंगे तो कलर चेंज खाने का हो जाएगा, ठीक है। अब ये एंजाइम्स की वजह से तो नहीं हो रहा है, कैसे हो रहा है बताओ, शुगर और अमीनो एसिड दोनों मिक्स हो रहे हैं जिसकी वजह से कलर चेंज हो जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो गया, केमिकल स्पॉइलेज कारण हो गया इसका। फिर है फिजिकल डैमेज, भौतिक कारण क्या क्या हो सकता है, भौतिक कारण देखेंगे तो यहाँ पे है ब्रशिंग, ड्राइंग, हैंडलिंग। सिंपल सी बात है, जो भी खाना है उसको आप लेकर के कैसे जा रहे हो, कैसे साफ़ सफाई कर रहे हो उसकी, और किस तरह से उसको हैंडलिंग कर रहे हो, ट्रांसपोर्ट में उसको आप पटक पटक के लेके जा रहे हो या आराम से रख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें। अगर आपने उसको गिरा गिरा के रखा, अगर उसको प्रॉपर तरीके से आपने उसको उठा के नहीं रखा, हैंडलिंग नहीं किए, तो वो क्या होगा, उसकी स्किन है वो छिल जाएगी, वहाँ से हट जाएगी, और इसकी वजह से फिर माइक्रोबियल अटैक उस पर ज़्यादा फास्ट हो जाएगा, इतना भी याद रखेंगे। इसके अलावा फ्रीज़र बर्न, ठीक है, ज़्यादा अगर आपने प्रकाश में अगर उसको रख दिया, ज़्यादा अगर आपने उसको धूप में रखा हुआ छोड़ दिया, तो इससे डिहाइड्रेट हो जाता है वो, उसका पानी नष्ट हो जाता है और ऑक्सीडेशन उसका बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसके विटामिन जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। ये आप काट दीजिए, ठीक है। ये दूसरा जो लाइन है उसका इसमें ऐड हो गया है, तो ये नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या देखा, देखो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सबसे पहले फूड जो प्रिजर्वेशन है वो क्या होता है ये समझा, फूड प्रिजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमने वो देखे, फिर फूड प्रिजर्वेशन के फूड प्रिजर्वेशन की ज़रूरत पहले हमें क्यों पड़ती है ये बताओ, फूड स्पॉइलेज हो जाता है, ख़राब होता है, तो फूड स्पॉइलेज के हमने कारण देखे, बायोलॉजिकल हमने कारण देखा,
ठीक है, जिसके अंदर हमने है ना, फिर हमने एंजाइमेटिक देखा, केमिकल कारण देखे और हमने फिजिकल उसके रीजंस देखे। ठीक है, इतना हमने समझ लिया कि ख़राब होने के कारण क्या हैं। जब हमें ख़राब होने के कारण पता चल जाएंगे तो इनको सही करने के हमारे पास मेथड भी आ जाएंगे। ठीक है, चलिए तो अब हमारा थर्ड टॉपिक है, थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। खाद्य संरक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि खाने को ख़राब करने के कारणों में से सबसे पहला आता है सूक्ष्म जीव। तो अब हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों को मारकर कैसे खाने को बचाया जा सकता है, उसको हम समझेंगे। पहला है हमारा किलिंग इनहेबिटेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो बुलाए गए नहीं हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव जिनकी हमें उस खाने में ज़रूरत नहीं है उनको नष्ट कर देना, उनको निष्क्रिय कर देना। ठीक है, कैसे कर सकते हैं बताइए। सबसे पहले हम हीट से कर सकते हैं। ठीक है, हीट में कैसे, उसका टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, और टेम्परेचर बढ़ाने का अगर कोई एक उसका तरीका पूछ ले तो आप पास्चुराइजेशन और स्टरलाइजेशन आप कह सकते हो। परेशान मत होना, अभी पास्चुराइजेशन को भी अच्छे से समझाऊंगा, स्टरलाइजेशन को भी समझाऊंगा। अभी यहाँ पे ये केवल आपको क्या बता रहा हूँ मैं, तरीके बता रहा हूँ किसके अंदर क्या आएगा। ठीक है, उसके बाद अभी हम सारी चीज़ें अच्छे से समझेंगे। दूसरा है कोल्ड कर देना, ठंडा कर देना। अब देखो मैंने जैसा आपको बेटा बताया था, यूनिट 2 में हमने अच्छे तरीके से समझा था कि ये जो बैक्टीरिया होते हैं, ईस्ट होते हैं, मोल्ड होते हैं, ये सारे के सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं। कोई ऐसा होता है जो ज़्यादा हीट में ग्रो करता है, कोई ऐसा होता है कि ज़्यादा हीट कर दो तो मर जाता है, कोई ऐसा रहता है कोल्ड ज़्यादा जितना ठंडा करोगे उतना ज़्यादा ग्रो करेगा, कुछ ऐसे रहते हैं कि ज़्यादा अगर आपने कोल्ड कर दिया तो उसमें ख़त्म हो जाएगा, मर जाएगा, कम हो जाएगा वो। ठीक है, कि कौन सा प्रोडक्ट किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, माइक्रोब्स की वजह से ख़राब हो रहा है, पहले उसको पता किया जाता है, उसके बाद फिर उस टेक्निक पे इस्तेमाल किया जाता है, उस टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है जिससे वो बचाया जा सकता है। तो पहले हम हीट से करते हैं, जिसमें पास्चुराइजेशन और स्टरलाइजेशन मेन दो होते हैं। ठीक है, कोल्ड टेक्निक होती है जिसमें हम रेफ्रिजरेशन और फ्रीजिंग इनका हम इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है ड्राइंग, जिसमें हम पानी को लो कर देते हैं, वाटर एक्टिविटी को हम लो कर देते हैं। ठीक है, ये भी कई प्रकार से होती है, हम धूप में रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो एक होता है रेडिएशन, विकिरण, इसका इस्तेमाल, इसमें कुछ जो रेज रहती हैं उनका इस्तेमाल इसमें किया जाता है, किरणों का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स, रसायनों का इस्तेमाल, केमिकल्स का इस्तेमाल इसमें करके भी हम खाने को बचा सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखा, ये माइक्रोब्स से बचाने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए खाने को हम क्या क्या कर सकते हैं, हीट, कोल्ड, ड्राइंग, रेडिएशन और प्रिजर्वेटिव्स। इतना आप समझ गए। अभी बिल्कुल परेशान मत होना, इन सब चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। कई सारी चीज़ें तो हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पे आपकी रिपीट हो जाएंगी, फिर से इनको पढ़ेंगे। सेकेंड है बेटा बाय इनएक्टिव एंजाइम्स। मैंने क्या बताया था कि एंजाइम्स भी खराब कर देते हैं, उनसे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, एक होता है हमारा ब्लांचिंग और एक होता है एसिडिफिकेशन, अम्लीकरण, यानी ब्लांचिंग करना और अम्लीकरण करना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे कटे हुए सेब पर नींबू डाल देना। ठीक है, जैसे कटा हुआ सेब मैंने आपको बताया कि उस पर क्या होता है, एंजाइम्स की वजह से काली लेयर बन जाती है। एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको अभी। उस पर आप क्या करेंगे, एक नींबू लेंगे, उसको उस पर रगड़ देंगे या उस पर डाल देंगे। ठीक है, इससे ब्राउनिंग रुक जाएगी। तो नींबू कैसा होता है बेटा, खट्टा होता है, हमने एसिडिफिकेशन उसका कर दिया। ठीक है, ब्लांचिंग, ये सारी की सारी चीज़ें भी हम पढ़ेंगे। अभी आपको केवल इतना रखना है याद कि अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से अगर कोई ख़राब हो रहा है तब हम उसमें क्या करेंगे, हीट, कोल्ड, ड्राइंग, रेडिएशन और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल करते हैं। वहीं अगर एंजाइम्स की वजह से अगर ख़राब होती है कोई चीज़ तो उसमें हम ब्लांचिंग और एसिडिफिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपसे सवाल पूछे जाएंगे। पॉइंट सी है हमारा बाय प्रिवेंटिंग केमिकल और फिजिकल डैमेज। यहाँ पे दोनों को एक ही जगह रख दिया है। इसमें हम एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जैसे BHA, BST, विटामिन ई, इसको भी सारी की सारी चीज़ें बताऊंगा, परेशान मत होना। पैकेजिंग, जिसमें हम वैक्यूम या फिर मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग, इसको मैप कहते हैं, इनका हम इस्तेमाल करते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, इससे हम फिजिकल और केमिकल जो डैमेजेस होते हैं खाने को करने वाले, उनसे हम इसमें बच सकते हैं। ठीक है, चलिए इतना हो गया। अब आते हैं यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारे टॉपिक पे, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रिजर्वेशन मेथड, खाद्य संरक्षण की वो विधियाँ, वो हम सारी की सारी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब इन विधियों में भी बेटा मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की विधियाँ इसमें होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, एक होती हैं ट्रेडिशनल और एक होती है नई, जिनको हम बोलते हैं नोवल टेक्निक्स या फिर इनको बोलते हैं मॉडर्न टेक्निक्स। सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड्स देखेंगे। ऐसा नहीं है कि मॉडर्न टेक्निक्स आ गई हैं तो इनका कोई काम नहीं रहा है, ये सारी की सारी अभी भी होती हैं, क्योंकि ये बहुत सस्ती होती हैं, टिकाऊ होती हैं और बहुत लंबे समय से टेस्टेड होती हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं भोजन संरक्षण की तकनीकें, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे पारंपरिक तरीके, ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, चलिए जिनमें पहला आ जाता है ड्राइंग डिहाइड्रेशन, सुखाना या निर्जलीकरण करना।
ये जानने से पहले मैंने आपको पहले कई बार बताया है कि अगर किसी चीज़ में पानी है, वाटर है, इसका मतलब उसमें मॉइस्चर भी है। इसकी वजह से जो माइक्रोब्स होते हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। तो हमें सबसे पहले पानी को और मॉइस्चर को ख़त्म करना होगा, ठीक है। अब इस पानी को, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आलू है, इसको आपने अगर सीधा सिंपल काट के रख दिया तो ये कुछ समय में ख़राब हो जाएगा। पहले ब्राउनिंग होगी इसकी, उसके बाद ये ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आपको इसको बचा के रखना है, तब आप क्या करेंगे, इसको काट के छोटे छोटे पीसेस में इसको आप धूप में डाल देंगे। ये सूख जाएगा और सूख के ये पापड़ बन जाएगा। और पापड़ आप जानते हो कि एक दो दिन में ख़राब नहीं होते, आप इनको कई महीने तक इसको रख सकते हो, घर में इस्तेमाल होते हैं। कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे ही दूध है, दूध को आप ऐसे रखोगे तो ख़राब हो जाएगा, लेकिन दूध को अगर पाउडर फॉर्म में अगर हम बना दें, इसका पानी हम निकाल दें, जिससे उनकी एक्टिविटी, माइक्रोब्स की एक्टिविटी कम हो जाए, तो ये पाउडर बहुत लंबे समय तक रखा रहेगा। इतना आप समझ गए। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे याद रखनी है। यानी कहने का मतलब पानी को निकाल दो तो माइक्रोब्स, हमारे तो जो माइक्रोब्स हैं वो मर जाते हैं इसमें, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। यहाँ पे आपको लिखा है कि माइक्रोब्स नीड वाटर। कितना चाहिए माइक्रोब्स को वाटर ग्रो करने के लिए? साफ साफ सिंपल यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है बेटा, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम 0.6 पे अगर रख देंगे तो इस पे माइक्रोब्स जो हैं वो बढ़ेंगे नहीं, माइक्रो एक्टिविटी इनकी कम हो जाती है। दोनों डेटा अलग है। इंग्लिश में जो लिखा हुआ है वो लिखा है कि ग्रो करने के लिए कितना चाहिए और उनको मारने के लिए कितना चाहिए, कितना कम होना चाहिए। दोनों की दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो ये टेक्निक आप जानते ही हो। अब ये डिहाइड्रेट करने की टेक्निक कितनी होती है, देखो। सन ड्राइंग, धूप में डाल दो, सिंपल है। हॉट एयर ड्राइंग, ये भी है। स्प्रे ड्राइंग, फ्रीजिंग ड्राइंग, ये सारी धूप में आप डाल दोगे तो धीरे धीरे, कैसा है ये सन ड्राइंग, चीप है और स्लो है। कोई पैसे खर्च नहीं होते, लेकिन धीमे धीमे ये सुखाता है। कई दिन लग जाते हैं, कई बार धूप में इसको डालना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा हॉट एयर, ये फास्ट होता है काफ़ी, है ना। गर्म जो हवा रहती है, गर्म एयर रहती है, उससे खाने के प्रोडक्ट्स पे डाला जाता है, उससे ये हो जाता है, लेकिन फास्ट होता है ये। इसके अलावा स्प्रे ड्राइंग, ये मिल्क पाउडर बनाने में, कॉफ़ी पाउडर बनाने में, उसमें इस्तेमाल ये होता है। वहीं फ्रीज ड्राइंग की बात करेंगे या फिर आयोफिलाइजेशन की बात करेंगे तो ये बेस्ट क्वालिटी का तो देता है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव ये होता है। इसको आप याद रखेंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं। मसाले बनाना, मसाले आप समझते हो। अब सीधी सिंपल मिर्ची है तो वो तो ख़राब हो जाएगी, लेकिन उसको हम सुखा देते हैं, उसका पाउडर बना देते हैं, तो लंबे समय तक ये चलता है। मिल्क पाउडर चलता है। और ये राइसेंस होता है। राइसेंस यानी किशमिश, अंगूर है, अंगूर को आपने क्या किया, आपने उसके पानी को ख़त्म कर दिया, उसको ड्राई कर दिया और किशमिश बन जाता है। लंबे समय तक चलता है, जबकि अंगूर ने 4 से 5 दिन में ही ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। एडवांटेज यहाँ पे लिखे हुए हैं इसके क्या है, देखो। सेल्फ लाइफ, लॉन्ग सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है इसकी। और लाइट वेट, यानी कि सस्ता है, हल्का है ना। डिसएडवांटेज क्या है, लॉस ऑफ हीट सेंसिटिव विटामिन। ऐसे विटामिन जो हीट सहन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि विटामिन सी, विटामिन B1, ये इसमें ख़त्म हो जाते हैं। ये इसका डिसएडवांटेज है बेटा। यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, सवाल आ सकता है, पूछेगा आपसे कि फूड प्रिजर्वेशन की जो हीट टेक्निक है उसका एक नुकसान बताइए। तो आपको बताना होगा उसमें कि हीट सेंसिटिव विटामिन सी और B1 ये ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, सेकंड है हमारा सॉल्टिंग एंड क्योरिंग। इससे क्या होता है बताओ। जैसे धूप में डालने से इसका जो वाटर एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, ऐसे ही सॉल्ट डालने से भी वाटर एक्टिविटी ही यहाँ पे कम होगी, ठीक है। ऑस्मोसिस होता है, जिसकी वजह यानी कि पानी कम हो जाएगा, और पानी कम होने से सूक्ष्म जीव जो हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, वो नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। सिंपल बात है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम पिकल बनाते हैं, है ना, अचार बनाते हैं, फिर नमक डाल देते हैं, और नमक डालने से वाटर एक्टिविटी उनकी कम हो जाती है, ऑस्मोसिस होता है उसका, उसी से सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं, ठीक। कह रहा है क्योरिंग एजेंट्स कौन कौन हो सकते हैं, सॉल्ट हो सकता है, नाइट्रेट्स हो सकते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। ये न केवल पानी की एक्टिविटी को कम करता है, वाटरलिज्म को भी ये रोक देता है। इतना आप याद रखेंगे, ठीक है। देखिए, मैंने जो बताया था आपको, पिकल्स बनाना, सॉल्टेड फिश, ये सारी चीज़ें, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। फिर इसके अलावा शुगरिंग, देखो फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे हम कह रहे हैं सुखाना, निर्जलीकरण, यानी कि वाटर एक्टिविटी को कम करना, पानी को कम करना। पानी को कम करने से ही जो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्मजीव हैं, उनकी गतिविधियाँ कम होती हैं, वो मर जाते हैं, उससे खाना बच जाता है। खाने को बचाने की टेक्निक्स हम पढ़ रहे हैं। ये सारी की सारी पारंपरिक हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जिसमें हमने एक तो ड्राइंग पढ़ लिया धूप से, एक हमने सॉल्टिंग पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं शुगरिंग, चीनी डाल के। चीनी डाल के बनता है क्या, अपने दिमाग पे थोड़ा सा जोर डाल के देखो। घर पे कितनी सारी चीज़ें, मुरब्बा बनता है, जैम बनता है, वो सारी चीज़ें हम खाते हैं, ऐसे ही तो वो काम करता है। 65% या इससे अधिक चीनी डालना, ठीक है। और वो भी कैसे, ऑस्मेटिक प्रेशर पे।
जिससे माइक्रोब्स किल हो जाते हैं, ठीक है, मर जाते हैं, सिंपल है। जैम बनता है, जेली बनता है ना, मुरब्बा बनता है, कैंडीड फ्रूट्स बनते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। एग्जाम नोट यहाँ पे दिया हुआ है, पेक्टिन प्लस एसिड प्लस शुगर, ये 3 चीज़ें हमें चाहिए जेली बनाने के लिए, ठीक है। ये आप याद रखेंगे, ये 3 चीज़ें हमें यहाँ पे चाहिए होती हैं। चलिए हमने ये भी पढ़ लिया। 4 है हमारा, जिसको बोलते हैं फर्मेंटेशन किण्वन, इसको हमने कई बार पढ़ा है। ये आपको पता होना चाहिए कि जब फूड फर्मेंटेशन होता है किसी भी चीज़ का, तो या तो वो एसिड में या एल्कोहल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। और ये कौन करता है? बैक्टीरिया या ईस्ट इसको कन्वर्ट करते हैं, किसको? शुगर को खाते हैं और एसिड या एल्कोहल में उसको बदल देते हैं। इसका लोअर पीएच वैल्यू कितना हो जाएगा? 4.6 के आसपास। ये आप याद रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। पूछेगा आपसे कि फूड प्रिजर्वेशन की फर्मेंटेशन टेक्निक में जो पीएच है खाने का कितना हो जाता है, तब आप बताएंगे 4.6 या फिर इससे कम। इसके एग्जांपल्स बता दीजिए कोई। डेयरी, दूध से दही या पनीर का बनना। वेजिटेबल्स, सब्जियों से, जैसे सौकरोट और किमची, ये यूनिट 2 में मैंने आपको पढ़ाए थे, है ना, खाने के प्रोडक्ट्स के नाम है, ये बनना जब इनका फर्मेंटेशन होता है तब ये बनते हैं, ठीक है। बेवरेजेस, जैसे बियर और वाइन बनना, ये भी तो ऐसे ही बनता है। शुगर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? यहाँ पे एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। ये सारी चीज़ें आप जानेंगे, है ना, ठीक है। ये यहाँ पे आप पढ़ लेंगे, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस बैक्टीरियोसाइंस, ठीक है, इसको आप देखेंगे। ये क्या होता है? एंटी माइक्रोबियल एक होता है, नेचुरल एंटी माइक्रोबियल, तो ये आप याद रखेंगे। ये खुद से ही क्या करेगा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या करेगा? बैक्टीरियोसाइन बना देगा, और ये नेचुरल एंटी माइक्रोबियल होता है, जो कि फिर बाद में और बैक्टीरियाज होंगे उनको ग्रो नहीं करने देगा, ठीक है। चलिए, तो इसका एक लास्ट है जिसको बोलते हैं स्मोकिंग, धुएं से खाने को बचाना, ठीक है। इसमें क्या होता है बताइए? एक तो धुआं होगा तो हीट होगी, एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स फ्रॉम स्मोक, है ना। ऐसी चीज़ें हम डालते हैं कि धुएं से एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स निकलें, है ना, जैसे कि फिनाइल, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। तो ये क्या करेंगी? खाने को सुखा भी देंगी, पानी को भी हटा देंगी उसमें से, और माइक्रोबियल जो एक्टिविटी है उनको कम कर देंगी। क्यों? क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबियल केमिकल्स, फिनाइल, फॉर्मेल्डिहाइड, इनको इसमें ऐड किया जाता है, उसके धुएं से इसको खाने को बचाया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछेगा तो आप बता देंगे आसानी से, स्मोक्ड फिश और बेकन, है ना। लेकिन इसके कुछ लिमिटेशंस हैं, इसका नुकसान भी है कुछ। कार्नियोजेनिक कंपाउंड्स धुएं से निकलते हैं, कैंसरकारी, जिनको हम यौगिक कहते हैं, ये निकलते हैं, जिसकी वजह से खाना कभी कभी कंटेमिनेटेड हो जाता है, जिसकी वजह से हम इसका इस्तेमाल कम करते हैं, यानी कुछ लिमिटेशंस भी इसकी हैं। ये तो हमने सारे के सारे जो पढ़े वो ट्रेडिशनल मेथड्स पढ़े, खाने को बचाने के, पारंपरिक विधियाँ पढ़ी। अब हम आते हैं मॉडर्न साइंटिफिक मेथड्स पे। आधुनिक विधियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है। सबसे पहले पे आते हैं, पहला है रेफ्रिजरेशन। कितना करना है? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से शुरू हो जाती हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसी पे क्यों करना है? क्योंकि इस पे जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, इनकी जो एक्टिविटी है वो सबसे लोएस्ट फॉर्म पे चली जाती हैं, सबसे स्लो हो जाती है इनकी ग्रोथ, ठीक है। इतना आप याद रखेंगे। इससे सेल्फ लाइफ कितनी बढ़ेगी? कुछ दिन की भी बढ़ सकती है, कुछ वीक की भी बढ़ सकती है, ये आप याद रखें। 2 चीज़ें हमने पढ़ ली। थर्ड है एग्जाम्पल बताइए, किस किस चीज़ में हम रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, आप बताइए। मिल्क को कर सकते हैं, बिल्कुल। वेजिटेबल्स, कुक्ड फूड, जिसको आपने बनाया हुआ खाना है उसको भी आप रख दे तो फ्रिज में, तो रेफ्रिजरेशन कितना? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है। सेकेंड आता है फ्रीजिंग। इसमें अंतर याद रखना, रेफ्रिजरेशन 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, वहीं फ्रीजिंग की बात करेगा तो -80 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे इनको रखा जाता है, ठीक है। माइक्रोब्स डोरमेंट, यहाँ पे डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, इतना याद रखेंगे। निष्क्रिय होने का मतलब है उनकी जो एक्टिविटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। सेल्फ लाइफ बताओ, यहाँ पे कितना बढ़ रहा था? कुछ दिन या कुछ हफ्ते। यहाँ पे देखिए मंथ्स एंड ईयर्स, कई महीने तक खाने को बचाया जा सकता है, कई सालों तक। चलिए, तो ये तो बहुत अच्छा है, तो सर इसी को इस्तेमाल करते रहना चाहिए हमेशा, इसको ऊपर वाले को क्यों करना है? इसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। जब आप इतने ज़्यादा कम टेम्परेचर पे इसको आप फ्रीज़ करेंगे तो वो उसके अंदर की सारी जो सेल्स हैं वो डैमेज हो जाएंगी, कि आइस क्रिस्टल्स में बदल जाते हैं, ठीक है। ये इसका टेक्सचर, इसका लॉस हो जाएगा। जैसा खाना आप रखोगे फिर बाद में निकालने पर वो वैसा आपको नहीं मिलने वाला, उसका टेक्सचर ख़राब हो जाएगा, आप याद रखेंगे। फ्लैश फ्रीजिंग, इसका मतलब ये है कि अगर आपको ऊपर वाली प्रॉब्लम से बचना है ना, तो आपको क्या करना है? धीरे धीरे टेम्परेचर को कम नहीं करना है। क्विक फ्रीजिंग एट -40 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने सडनली इतनी कम टेम्परेचर पर रख दिया खाने को, तो इसके जो क्रिस्टल्स हैं बहुत छोटे बनते हैं, जिससे जो डैमेज है वो बहुत कम होता है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा बेटा? रेफ्रिजरेशन पढ़ लिया और फ्रीजिंग पढ़ लिया। अब हम आते हैं पाश्चराइजेशन पे, पाश्चुरीकरण पे। हीटिंग बिलो 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है।
प्रक्रिया क्या है देखो, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे इसको रखो और इससे पैथोजेंस जो होंगे, रोगाणु होंगे, वो मर जाएंगे और खाना सेफ रहेगा। इसके मेथड्स 3 होते हैं, ये मैं शायद थर्ड टाइम आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। एक होता है LTLT, इसको कहते हैं लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर एक चीज़ यहाँ से आगे सवाल है। LTLT लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, 63 डिग्री सेल्सियस पर रखिए और 30 मिनट तक उसको गर्म करिए। जैसे एग्जांपल के लिए हम यहाँ पे मान लेते हैं मिल्क, दूध को ही हम यहाँ पे पाश्चराइजेशन कर रहे हैं। एक तो तरीका ये है कि इसको या तो 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट तक गर्म करो, या फिर है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, इसको बोलते हैं 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड के लिए गर्म करो। यहाँ पे कितना था 63 और यहाँ पे 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड के लिए गर्म करना है, ठीक है। एक है UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, यहाँ पे जाएंगे 135 डिग्री टू 150 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे और सिर्फ 2 से 4 सेकंड के लिए इसको गर्म करेंगे। इन 3 टेक्निक्स में से कोई सी भी इस्तेमाल कभी भी ऐसे ही नहीं कर लेते, इसके लिए अलग अलग रूल्स होते हैं, उसके हिसाब से इनको किया जाता है, ठीक है। चलिए क्या क्या कर सकते हैं, मिल्क, जूस, बियर, इन सब चीज़ों को हम इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। किसने डेवलप किया, लुई पाश्चर ने किया 1864 में, ये भी आप याद रखेंगे। बहुत शानदार ये टेक्निक है, इसका बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल पाश्चराइजेशन का किया जाता है, याद रखेंगे। फोर्थ है हमारा स्टरलाइजेशन। देखिए ऊपर वाला जो पाश्चराइजेशन है, पाश्चराइजेशन और स्टरलाइजेशन में थोड़ा सा अंतर है। पाश्चराइजेशन है उसको बोल रहा था कि 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे आपको करना है, लेकिन यहाँ स्टरलाइजेशन में बोल रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे आपको करना है। समझ में आया, स्टरलाइजेशन यहाँ लिख देंगे। ये इससे केवल इनकी माइक्रोबियल एक्टिविटी कम नहीं होगी, ये पूरी तरह से ख़त्म ही हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपसे पूछ सकता है कि किस चीज़ में इसको इस्तेमाल करते हैं, कैंड फूड और बेबी फूड, इनमें इस्तेमाल इसको किया जाता है, ठीक है। याद रखना, क्योंकि इसमें हमें माइक्रोबियल एक्टिविटी को कम नहीं करना, माइक्रोब्स को ख़त्म करना रहता है, इसलिए हम स्टरलाइजेशन का इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। इसमें एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग याद रखेंगे 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 PSI ये प्रेशर का एक यूनिट होता है। 15 मिनट तक इस पर गर्म किया जाता है। यानी इसमें क्या करना है, 121 डिग्री सेल्सियस इतना तो टेम्परेचर का ध्यान रखना है, बाकी PSI ये प्रेशर है 15, इसका याद रखना है, और 15 मिनट तक, ठीक है। ये 3 हमें यूनिट इसमें याद रखनी है, इसी को ऑटोक्लेविंग बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कैनिंग। इसका स्टेप समझिए, प्रिपेयर करिए, पहले खाने को फिलिंग करिए, उसमें एग्जॉस्टिंग कीजिए, सीलिंग कीजिए, स्टरलाइजेशन कीजिए, फिर कूलिंग कीजिए, फिर लेवलिंग कीजिए। आप कहेंगे सर ये क्या आया, समझ नहीं आया, फिर से समझाता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपने कोई भी कैनिंग फूड तो देखे होंगे ना आपने, कैन्स को इस्तेमाल उसमें किया जाता है उस खाने में जहाँ पे हमको एयर टाइट कंटेनर्स लगाने रहते हैं, जिसमें एयर का हमें एंट्री नहीं देनी है, क्योंकि एयर अगर जाएगी तो माइक्रोब्स की जो टेक्निक है वो ख़राब हो जाएगी, माइक्रोबियल एक्टिविटी उससे बढ़ जाएगी, इतना याद रखेंगे। इसमें क्या करना रहता है, पहले जो खाना है उसको आपने प्रिपेयर कर लिया, एक कैन लिया, उसमें आपने उसको भर दिया, ठीक है। अब उसको एग्जॉस्ट किया, फिर उसको सील कर दिया ऊपर से, ठीक है। सील होने के बाद फिर स्टरलाइजेशन करेंगे। स्टरलाइजेशन अभी बताया था 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे उसको हम गर्म करते हैं। ऑटोक्लेविंग भी रहती है यहाँ पे 121 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद फिर हम उसको कूलिंग यानी ठंडा करते हैं और फिर उस पर लेवलिंग लगा देते हैं, ठीक। इसमें कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना प्रोटीन है, कितनी एनर्जी है, ये सारी की सारी चीज़ें लेवलिंग होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें कर देते हो। सेल्फ लाइफ बेटा इसकी 1 से 5 साल रहती है, शानदार है ये कैनिंग का, है ना। लेकिन मेजर रिस्क है इसमें बॉटुलिज्म। अगर प्रॉपर कैन अगर आपने नहीं किया है, उसको प्रॉपर एयर टाइट कंटेनर का यूज नहीं किया है, तो याद रखना उसमें बॉटुलिज्म बन जाएगा, जो कि एक टॉक्सिन है, इससे इंसान की जान जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इरिडिएशन, विकिरण। इसको कोल्ड स्टरलाइजेशन का भी नाम दिया जाता है। स्टरलाइजेशन मैंने अभी आपको बताया था कि क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे उसको गर्म करना। वहीं पाश्चराइजेशन क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे उसको गर्म करना, ठीक है। आपसे पूछेगा कोल्ड स्टरलाइजेशन किसको कहते हैं, तब आप बताएंगे इरेडिएशन, विकिरण को कहा जाता है। सोर्सेस अब देखिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, इसमें देखेंगे, इसमें गामा रेज, ठीक है, कोबाल्ट 60 और इलेक्ट्रॉन बीम्स और एक्स रेज, इन किरणों का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये आप याद रखेंगे। किस किस चीज़ के लिए कर सकते हैं, जो मसाले होते हैं मसालों के लिए, पोटैटोज, प्रिवेंट स्पॉटिंग, जो अंकुरण रहता है ना, आलू में अंकुरण आने लग जाता है, उसको रोकने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। एडवांटेज क्या है, हीट की ज़रूरत नहीं होती है, मिनिमम न्यूट्रिशनल लॉस होता है,
न्यूट्रिशंस बहुत कम हानि होती है। इसके अलावा इसकी लिमिटेशंस भी कुछ हैं। पब्लिक स्केपिटिज्म अबाउट इरेडिएशन फूड, इसमें यह है कि लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ ये गामा रेज वगैरह का, इनका कोबाल्ट वोबाल्ट का यूज़ किया गया तो ये खाना हमारे लिए सेफ़ नहीं है। ऐसी सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये हमारे ज़्यादा काम का नहीं है। इरेडिएशन में बस किस किस चीज़ का इस्तेमाल होता है वो आप याद रखेंगे, गामा रेज, कोबाल्ट 60, इलेक्ट्रॉन बीम्स और एक्स रेज का, ठीक है। और सुपर इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि कोल्ड स्टरलाइजेशन इसका दूसरा नाम होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए, तो हमारा 7th है केमिकल प्रिजर्वेटिव, रासायनिक संरक्षक। कॉमन प्रिजर्वेटिव्स क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, अब देखिए, केमिकल्स के द्वारा खाने को प्रिजर्व करके रखना, ये FSSAI अप्रूव्ड पहली बार तो होनी चाहिए सारे के सारे जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हैं, पहली चीज़। सेकंड, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें जनरली हम इसमें यूज करते हैं। सबसे पहले सोडियम बेंजोएट याद रखेंगे, 0.1% इतनी इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। किसमें, फ्रूट जूस, जैम्स, इसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड है सॉर्बिक एसिड, करेंगे चीज़ और बेकरी जो प्रोडक्ट होंगे खाने के उनमें इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ये 50 to 1000 ppm इतनी इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए। ड्राइड फ्रूट और बाइंस होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर है हमारा नाइट्रेट्स, क्योर्ड मीट्स, मांस वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है। हेल्थ रिस्क, नाइट्रोसेमाइंस, कार्सिनोजेनिक, ये आप याद रखेंगे, है ना। हेल्थ रिस्क अपने ये होते हैं, तो ये आप याद रखेंगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इसके अलावा 8th है हमारा वैक्यूम एंड मैप, मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। वैक्यूम का मतलब है कि वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होनी चाहिए, तो ऑक्सीजन को इसमें से रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसके अलावा मैप का मतलब है रिप्लेस O2 विथ CO2 या N2, या तो कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन से हम इसको रिप्लेस कर देंगे ऑक्सीजन को निकालने के बाद, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे पोटैटो चिप्स की पैकेट्स आपने देखे होंगे, लेस खाते हो आप, उसमें आप कहते हो कि लेस तो थोड़े से निकलते हैं, बाकी तो उसमें हवा भरी रहती है, तो हवा एक्चुअल में ऑक्सीजन नहीं है, वो या तो CO2 होगा या फिर N2 इसमें डाला जाता है। इतना याद रखेंगे एग्जाम्पल्स के लिए, क्योंकि ऑक्सीडाइजेशन नहीं होता है और इसमें से आपने देखा हो क्रंची निकलते हैं एकदम से ना। अगर ऑक्सीजन होगी तो वो क्या होगा, उससे वो सीलन आ जाएगी उसमें। कॉफ़ी पैकेजेस वगैरह, सैलेड्स के पैकेट्स, इनमें इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी ये हिंदी में लिखा हुआ है, सिंपल है। इसके अलावा कुछ हैं नोबल मेथड्स, नवीन तकनीकें, इसी में है। ये सारी की सारी ही नई तकनीकें हैं वैसे तो, लेकिन यहाँ पे भी कुछ नई तकनीकें हैं, उनको आप देखते हो। एक है HPP, जिसको बोलते हैं हाई प्रेशर प्रोसेसिंग, 300 से 600 MP प्रेशर पे डालते हैं तो माइक्रोब्स जो है वो किल हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि विदाउट हीट के माइक्रोब्स किल हो जाएंगे अगर इस प्रेशर पे अगर आप उसको खाने को प्रिजर्व करके रखते हो तो, ठीक है। इसके बाद है PEF, ये इसको बोलते हैं पल्स्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, डिसरप्ट्स माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन, इनकी जो सेल मेम्ब्रेन रहती है उसको डिसरप्ट कर देता है, उसको ख़राब कर देता है, ठीक है। इसके बाद है एक अल्ट्रासाउंड प्रिजर्वेशन, हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स किल्स माइक्रोब्स। अल्ट्रासाउंड इसी से समझ में आ रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी की कुछ वेव रहती हैं, उनसे माइक्रोब्स को किल इसमें किया जाता है। ये भी एक नई टेक्निक है। नैनो टेक्नोलॉजी में आप जानते हो नैनो कोटिंग की जाती है और स्मार्ट सेंसर्स लगाए जाते हैं, जिससे कि स्पॉइलिश खाना अगर होता है, खाना खराब होता है तो उसका हमको पता चल जाता है, ठीक है। एक बायो प्रिजर्वेशन लास्ट और देख लो, यूज ऑफ नेचुरल एंटी माइक्रोबियल लाइक बैक्टीरियोसाइन नाइसिन, इससे बनाया जाता है। कहने का मतलब ये है कि माइक्रोब्स को, अगर माइक्रोब्स से खाने को बचाना है तो एंटी माइक्रोबियल माइक्रोब्स होते हैं, उनको उसमें डाल दो खाने में, ठीक है। और जो नेचुरल होते हैं उनकी तो बात ही अलग है। जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे बैक्टीरियो साइंस, ठीक है, नाइसिन से ये बनता है, ठीक है। ये यहाँ हिंदी में लिखे हुए हैं, इनको आप एक बार देख लेना, ठीक है। चलो भाई मेरे, तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया। अब इसमें जो मेन काम है, मेन जो चीज़ है जो आपको पढ़ना है, जिससे आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, सबसे ज़्यादा मेहनत का जो काम किया है वो बनाया है मैंने इसमें, कंपैरिजन टेबल यहाँ पे बनाई है, ठीक है। अब इस कंपैरिजन टेबल में जब आप देखें, जो सारी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी हैं वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, और सबके यहाँ पे प्रिंसिपल्स, एग्जांपल्स, सेल्फ लाइफ, एडवांटेज, डिसएडवांटेज यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ से आपने अभी तक जितना सारी चीज़ें पढ़ी हैं वो सारी की सारी आपके सामने यहाँ होंगी, और आप एक कंपेरेटिव वे में सारी की सारी चीज़ें याद कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि ड्राइंग, सॉल्टिंग, सुगरिंग, फर्मेंटेशन, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर आप देख पाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए रेफ्रिजरेशन, फ्रीजिंग, है ना, पास्चराइजेशन, स्टरलाइजेशन यहाँ लिखा है, देखिए स्टरलाइजेशन यानी 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा पे गर्म, और पास्चराइजेशन 100 डिग्री सेल्सियस से कम पे इसको गर्म करना है, ठीक है। कैनिंग, इरेडिएशन, इसी इरेडिएशन को क्या बोलते हैं, कोल्ड स्टरलाइजेशन कहते हैं। फिर केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, फिर मैप और वैक्यूम वाली पैकेजिंग, सारी की सारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। इन सबको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, इंग्लिश में अलग है, हिंदी में यहाँ पे अलग बनाया है, बहुत टाइम लगा है इसको बनाने में, इसको आप ज़रूर पढ़ना, ठीक है।
देखिए ये वाला एक लास्ट 6 पॉइंट है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग चॉइस ऑफ मेथड। विधि को चुनने के कारक मैंने आपको बताया क्या क्या हो सकते हैं। इसको पढ़ना आपका काम है, मैं आपको बता देता हूँ सिंपली। मैंने आपको बताया था कि माइक्रोब्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। किसी को हीट पसंद है, किसी को कोल्ड पसंद है, किसी को प्रेशर पसंद है, किसी को ऑक्सीजन पसंद है, किसी को ऑक्सीजन नहीं पसंद है। ठीक है, तो ये हम पता करते हैं कौन सा माइक्रोब है, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपनी विधि जो मेथड उसमें चुनते हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे एक बार देख सकते हो। बाकी इसका कंक्लूजन यहाँ पे लिखा हुआ है, फूड प्रिजर्वेशन किस लिए हम करते हैं बेटा, फूड सिक्योरिटी, सेफ्टी और इकोनॉमी में हमारी में बूस्ट हो, इसके लिए हम करते हैं, लोगों को खाना मिले। ठीक है, दोनों को यूज़ करते हैं, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड दोनों को ही हम इस्तेमाल इसमें करते हैं। भविष्य की कुछ प्रवृत्तियाँ यहाँ पे फ्यूचर ट्रेंड्स भी लिखे हुए हैं, नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, इको फ्रेंडली पैकेजिंग, नैनो टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंट पैकेजिंग विद स्पॉलिश इंडिकेटर्स। ये सारी की सारी भविष्य की हमारी चिंताएं हैं कि हम ऐसी चीज़ें भी लेकर के हम आ पाएँ। ठीक है, प्रिजर्वेटिव कैसे हों, नेचुरल हों, उसमें केमिकल्स नहीं हों, पर्यावरण हितैषी पैकेजिंग होनी चाहिए, यानी कि जो हम पैकेज करते हैं उसके बाद जो खाली रैपर होते हैं, जिनसे जो प्लास्टिक के जनरली होते हैं जो हमारे एनवायरनमेंट को ख़राब करते हैं, ऐसे नहीं होने चाहिए। कुछ ऐसी पैकेजिंग हम लेकर के आएँ जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। नैनो टेक्नोलॉजी हम लेकर के आएँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कुछ हीट इंडिकेटर्स वगैरह, स्पॉलेज इंडिकेटर्स वगैरह हों, जो खाने को ख़राब होते ही वो खुद से इंडिकेट कर दें, बता दें, कुछ कलर वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें दे दें जिससे पता चल जाए। ठीक है, चलिए, तो भाई मेरे ये वाला टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। टॉपिक 1 था यूनिट 4 का। ये आपको समझ आया होगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आई हों मुझे कमेंट में बता देना, मैं फिर से छोटा कोई शॉर्ट बना करके आपको उसको बेसिकली समझा दूंगा मैं। ठीक है, अब इसके बाद टॉपिक 2 है, जिसमें हमें वैसे तो इसी का पार्ट है, बट क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए फिर मैं टॉपिक 2 को अलग से ही टॉपिक के हिसाब से पढ़ाऊँगा, जिसमें हमें थर्मल और नॉन थर्मल टेक्निक्स को पढ़ना है। एक तो हीट वाली और एक बिना हीट वाली जो टेक्निक होती है उनको हमें समझना है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वीडियो में उसको ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।